हाँ, तो जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी 2023 को सामाजिक विज्ञान का फाइनल पेपर देने वाले हैं, उनके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में आज हम बताने वाले हैं सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 15 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये गेस क्वेश्चन है जो कि हम आपसे वादा किए हैं कि सभी सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन देंगे। तो मैथ का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम करा दिए हैं और ग्रुप में भी डाल दिए हैं। और अभी के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाला है, जो आप लोग को एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है। सीधे 4 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं क्वेश्चन देखने वाला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी के इस क्लास में देखने वाला है। 15 प्लस क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 15 में से 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और इसका पीडीएफ भी हम ग्रुप में डाल देंगे। अगर आप लोग अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर 82 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग एसएमएस करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सभी का पीडीएफ दिया जाएगा। और मैथ का तो हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय करा दिए हैं। तो अभी के इस क्लास में सोशल साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो आप लोग को एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाएगा। और इनमें सभी सब्जेक्ट का है, यानी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट होता है, जिनमें से 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हो, राजनीतिक दलों की प्रमुख कार्यों की विवेचना करें अथवा राजनीतिक दल के मुख्य 6 कार्यों का वर्णन करें। देख सकते हो क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि ये 4 अंक में पूछा जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पूरा लिखिएगा तभी 4 अंक दिया जाएगा। आप लोग मेन पॉइंट को लिख कर लगभग 50 शब्द में भी लिख दीजिएगा तभी 4 अंक मिल जाएगा। लेकिन जो मेन पॉइंट होता है उसको आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। और ये याद भी नहीं होगा पूरा, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन का एक बार पढ़ के सुना देते हैं। तो इसका उत्तर है, देख सकते हो कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण। राजनीतिक दल जनता से सीधे संपर्क में होते हैं, जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम एवं नीतियों के आधार पर पुनः जनता के बीच जाते हैं एवं चुनाव लड़ते हैं। जनता भी राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के आलोक में दल विशेष को मतदान कर उन्हें विजेता बनाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 2 नंबर पॉइंट में कि विपक्ष के रूप में हिस्सेदारी राजनीतिक दल चुनाव के उपरांत अल्पमत की स्थिति में विपक्ष में बैठकर विरोधी दल की भूमिका का निर्वाह करते वे गठित सरकार के कार्यों पर आलोचना एवं विरोध द्वारा नियंत्रण रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि आम चुनावों का संचालन, इस तरह से आप लोग को लिखना है। तो इसके जो पॉइंट में लिखा गया है यहाँ पर कि आम चुनाव का संचालन, इसके उत्तर है यहाँ पर कि चुने गए प्रतिनिधियों में से ज़्यादातर किसी दल विशेष से होते हैं, जिसका चयन राजनीतिक दल करते हैं। इन्हें खड़ा कराकर जीत दिलवाने का प्रयास करते हैं, चुनावी घोषणा पत्र तैयार करते हैं, अर्थात राजनीतिक दल चुनाव का संचालन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर में लिखा गया है कि जनमत का निर्माण। राजनीतिक दल जनसभाओं, रैलियों, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न आदि के द्वारा लोकमत बनाने का कार्य करती हैं और राजनीतिक दल सरकार की नीतियाँ, कार्यक्रम एवं कार्य पद्धति के पक्ष एवं विपक्ष में जनमत का निर्माण करने का प्रयास करती हैं, ताकि चुनावों में इसके प्रभाव को लाया जा सके। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर में लिखा गया है कि मध्यस्थता जनता एवं सरकार के बीच का कार्य। राजनीति परीक्षण मतदाताओं को कार, इतना लिखिएगा तो अभी 4 अंक दिया जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि हैं कि आप लोग इतना लिखिएगा तभी दिया जाएगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि 50 से 60 शब्द में दे, लेकिन इनमें जो मेन पॉइंट है उसको आप लोग को लिखना पड़ेगा, तभी 4 अंक दिया जाएगा। और इतना बड़ा क्वेश्चन तो याद होगा नहीं, लेकिन अगर 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो अपने आप इसमें से याद हो जाएगा और आसानी से लिखकर 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख।
तो 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों माना जाता है, अथवा लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। देख सकते हो कितना लंबा लंबा इसका आंसर है। तो आप लोग इसे 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा आप लोग याद कीजिए, आप लोग इनमें से मेन पॉइंट को याद कीजिए और जाकर 50 से 60 शब्दों में लिख दीजिए, मिल जाएगा। भला कि ये क्वेश्चन तो 4 अंक का है तो लंबा तो थोड़ा रहेगा, क्योंकि ये 4 अंक का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि राजनीति, यहाँ पर इसका उत्तर है कि राजनीतिक दल आयाम से मिलकर बनते हैं। इसकी इकाइयाँ राष्ट्र के निचले हिस्से तक होती हैं। राजनीतिक दल की पकड़ जनता की भावनाओं एवं विचारों तक होती हैं। यह जनता की नब्ज खबूबी पहचानते हैं। परिणात्मक सत्ता अपना निर्णय राजनीतिक दलों के विचारों को जानकर करती हैं, ताकि नीतियाँ कहीं जानकारी विरोधी न बनकर जाए और परिणाम स्वरूप उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ जाए। राजनीतिक दलों, यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा लंबा इसका उत्तर है। राजनीतिक दलों का आधार जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग विशेष नहीं होता है। इसलिए दलों की नीतियाँ एवं कार्यात्मक समग्र व्यापक होता है। किसी क्षेत्र विशेष या हित के लिए नहीं। राजनीतिक दलों का प्रयास होता है कि निर्णय समग्रता से लिया जाए, जिसमें समाज का कोई भी तबका अनुसूचित न हो। इस प्रकार राजनीतिक दलों के सहयोग से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाई जा सकती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की नींव अपूर्णता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तभी तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। इतना लिखिएगा तभी 4 अंक दिया जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा और अपने आप याद हो जाएगा। और इनमें से मेन पॉइंट ज़रूर याद कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर है कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर है कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा खाली सीट पर उसके ही किसी परिजन को बैठाने का प्रयास परिवारवाद कहलाता है। किसी व्यक्ति विशेष का राजनीति में आ जाने के बाद उसके परिजनों का राजनीतिक सितारा मेघा के कारण नहीं, बल्कि उसके परिवार के प्रथम राजनीतिक के कारण चमकने लगता। परिवारवाद बिहार में इससे अछूता नहीं है। बिहार के अधिकांश राजनीतिक दलों में परिवारवाद प्रवृत्ति पाई जाती है। बिहार में परिवारवाद के घातक परिणाम उन्हीं राजनेताओं को झेलने पड़े जिन्होंने परिवारवाद को प्रोत्साहित किया था। परिवारवाद से राजनीतिक भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही है, अपराधियों प्रवृत्ति भी बढ़ती हैं। परिवारवाद एक राजनीतिक चुनौती है। इसे स्वीकारते हुए राजनीतिक दल चुनावों में इस आधार पर टिकट बंटवारे को नकारते रहते, किंतु अनंत स्थिति उसकी तब बनी रह जाती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में परिवारवादी पार्टियों को जनता ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। देख सकते हो कि नगर निगम के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। नगर निगम के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। और ये फाइनल गेस क्वेश्चन है। इसके बाद इसका गेस क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ये फाइनल एग्जाम के लिए फाइनल गेस क्वेश्चन है और इसका लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम कल करा देंगे। और रही बात ऑब्जेक्टिव का, तो सभी सब्जेक्ट का 200 प्लस ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है बहुत ही रिसर्च के बाद, यानी गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आसान से आप लोग को एग्जाम में 450 नंबर आप लोग लिखिएगा, आसानी से आ जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। हालांकि अभी तो क्वेश्चन अभी लगभग 12 क्वेश्चन और हैं, टाइम तो ज़्यादा लगेगा, बट हम सुना देते हैं एक बार पढ़कर। नगर निगम के निम्नलिखित कार्य हैं: अपने क्षेत्राधीन नालियों, पेशाब खानों, शौचालय आदि की देखभाल, निर्माण करना और कूड़ा करकट तथा कचरे गंदगी की सफाई करवाना तथा उनका नगर से दूर उचित प्रबंधन करना, पीने की पानी का प्रबंधन करना, मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना करना एवं छुआछूत जैसी बीमारियों फैलने पर रोक लगाने का पूरा प्रयास करना, प्रारंभिक विद्यालयों की व्यवस्था कराना, पुस्तकालयों, अजायब घरों की स्थापना एवं व्यवस्था करना,
देख सकते हो यह भी क्वेश्चन कितना लंबा है। स्थापना करना, व्यवस्था करना तथा इसकी देखभाल की व्यवस्था करना, खतरनाक कुत्तों से नागरिक की रक्षा के लिए इन्हें मारने का प्रबंधन करना, दुग्धशालाओं की स्थापना करना एवं प्रबंधन ताकि नागरिकों को दूध उपलब्ध होता रहे, अग्निशमन का प्रबंधन करना, नए बाज़ारों का निर्माण करना ताकि आवश्यक उत्पादित वस्तुओं को खपत एवं ज़रूरत के समान नागरिकों को उपलब्ध हो सके, नगर में बसें आदि चलवाने की व्यवस्था करना, शमशानों एवं कब्रिस्तानों की व्यवस्था करना तथा उनकी देखभाल करना, गृह उद्योग तथा सहकारी भंडारों की स्थापना आदि नगर निगम के प्रमुख कार्य हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपण के क्या कारण हैं। बिहार के पिछड़ेपण दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपण का क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपण दूर करने के लिए उपाय लिखें। तो चलिए हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। इसका उत्तर है कि बिहार कई तरह की समस्याओं का शिकार है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशांति आदि समस्याओं के चलते बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है, पिछड़ा बताता है इकोनॉमिक्स। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि बिहार के पिछड़ेपण के कारण इस प्रकार है। बिहार के पिछड़ेपण का कारण इसमें बताया गया है। पहला नंबर कारण है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, आधारभूत संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ एवं सूखा से क्षति, औद्योगिकरण, औद्योगिक पिछड़ेपण, उसके बाद गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। उसके बाद यहाँ पर इसका उपाय भी है कि बिहार के पिछड़ेपण दूर करने के लिए उपाय क्या है, तो जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा, रोजगार के अवसरों का सृजन करना पड़ेगा, शिक्षा के अवसर की वृद्धि करना पड़ेगा, कुशल प्रबंधन द्वारा आधिकारिक जनसंख्या को रोजी रोटी का प्रबंधन करना पड़ेगा। 6 नंबर है यहाँ पर कि वैश्वीकरण के बिहार पर पड़े प्रभावों को बताएं। वैश्वीकरण के बिहार पर पड़े प्रभावों को बताएं। तो इसका उत्तर है कि बिहार पर वैश्वीकरण के सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। दो प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। पहला है सकारात्मक प्रभाव, कृषि उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण के बाद बिहार में कृषि उत्पादन की काफ़ी वृद्धि हुई। यही कारण था कि 2009 एवं 2010 में वर्षा कम होने के बावजूद यहाँ पर खदाना के प्रति सरकार आश्वस्त रही। वैश्वीकरण के कारण प्रांत से निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के कारण यहाँ विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग हुआ तथा कई प्रवासियों ने विनियोग में रुचि दिखाई है। इस अवधि में राज्य की कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के पश्चात राज्य की निर्धनता में कमी आई है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। नकारात्मक प्रभाव, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो हम ग्रुप में भी डाल देंगे, लेकिन ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन करना। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर है, उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। तो इसका उत्तर है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसमें उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार देती हैं जो निम्नलिखित हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पहला नंबर है कि सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ताओं को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा के अधिकार प्राप्त हैं जिनसे उसके शरीर या संपत्ति को हानि पहुँचती है। यहाँ पर 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, यह सब पॉइंट है इसका। 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यदि दुकानदार नकली वस्तु देता है तो हम पहले शिकायत जिला फोरम में करेंगे। असंतुष्ट होने पर राज्य फोरस दत्तोपरांत राष्ट्रीय फोरस जा सकते हैं। अतंत 30 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय SC में अपील करेंगे। उसके बाद यदि हम कोई पैकेट बंद सामान खरीदने जाते हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। वह किस ब्रांड का है, उसका उत्पादन एवं संपत्ति तिथि देखेंगे, वजन देखें, मिलावट आदि का ध्यान रखेंगे। 8 नंबर है, यहाँ पर देख सकते हो, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, वर्णन करें। अथवा मुद्रण क्रांति के बहुआयामी प्रभाव क्या थे,
यहाँ पर विवरण दे। तो इसका उत्तर भी सामने है, देख सकते हो कि मुद्रण क्रांति ने आम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला दिया। मुद्रण क्रांति फलस्वरूप पुस्तकें समाज के सभी वर्गों तक पहुँच गई। पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई। नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। साक्षरता के लिए प्रयास होने लगे। इसके लिए पुस्तकों को रोचक चित्रों, लोकगीतों तथा लोक कथाओं से सजाया जाने लगा है। आप लोग ये सभी पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 9 नंबर भी क्वेश्चन आ गया, देख सकते हो कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण उपनिवेशवाद को दिया कैसे, यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया। इसका उत्तर भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पर पढ़ेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, अभी तो मैथ का भी क्लास कराना है जस्ट। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर भी क्वेश्चन देख सकते हो कि रूसी क्रांति के प्रभाव कारण की विवेचना करें। रूसी क्रांति के प्रभाव कारण की विवेचना करें। ये सभी गेस क्वेश्चन है, 100% आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग घबराइए नहीं, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। रूसी क्रांति के प्रभाव कारण की विवेचना करें, इसका उत्तर भी देख सकते हो। यहाँ पर है कि 1970 की रूसी क्रांति के कुछ कारण 2 दशकों पुराने थे। तत्कालीन कारणों ने व्याप्त असंतोष का विस्फोट कर दिया। ये कारण निम्नलिखित थे। यहाँ पर इसका कारण भी देख सकते हो। यहाँ पर ये अभी 2-2 पॉइंट में लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर है हिस्ट्री का क्वेश्चन कि लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाले, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसका उत्तर भी देख सकते हो कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता लेनिन था। उसका जन्म 10 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे सिक्रम्बत नामक गांव में हुआ था। वह जार शाही का विरोधी और मार्क्सवाद का समर्थक था। आप लोग पढ़िए। यहाँ पर 12 नंबर भी क्वेश्चन आ गया कि इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर एंड गैरिबाल्डी के योगदान को बताए, अथवा इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। यह भी इसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर है कि इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर एक एक कर लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर भूगोल यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया कि देख सकते हो कि चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन, इसके उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर है कि भारत में चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसकी भौगोलिक दशा जो उत्पादक के लिए जरूरी है इस प्रकार है। पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है, देख सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पर इस तरह से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी आवश्यकता है। सस्ते कुशल श्रमिक एवं विस्तृत बाजार उपलब्ध हो। उत्पादक क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, यानी चावल की खेती इन राज्यों में होती है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर भी क्वेश्चन आ गया, देख सकते हो कि बिहार के कृषि समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। बिहार की कृषि समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करना है, देख सकते हो। इसका उत्तर है कि बिहार की 90% आबादी देहातों में रहती हैं और 80% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। इसके बावजूद यहाँ का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। बिहार राज्य कृषि संबंधित अनेक समस्याओं से जूझ रहा है जो निम्नलिखित है। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हो कि भारतीय रेल परिवहन के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय रेल परिवहन के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। चलिए हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। तो इसका उत्तर है कि भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर है कि भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। 2 नंबर है यहाँ पर कि 31 मार्च 2007 ईस्वी तक भारतीय रेल के पास
6,909 स्टेशन और 8,153 रेल इंजन और यहाँ पर 45,360 यात्री गाड़ियों एंड 1905 अन्य सवारी गाड़ियाँ उपलब्ध थी। और 3 नंबर है कि कोलकाता एंड दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही हैं। और 4 नंबर है कि ट्रेनों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंजनों में एसीडी की व्यवस्था की गई है। और 5 नंबर है यहाँ पर कि बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों के आगमन के लिए यहाँ पर डेमो इमू और मेमू रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। 4 नंबर यहाँ पर 6 नंबर है कि भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता जीवन रेखा का चलाया जाना है। 16 जुलाई 1991 ईस्वी से चलने वाली यह रेलगाड़ी विश्व का पहला चलंत अस्पताल है। और 7 नंबर है कि गतिमान सद्भावना दुर्दांतो राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस आदि तीव्रतम गति से चलने वाली कुछ प्रमुख रेलगाड़ियां हैं। इतना लिखिएगा, 4 अंक मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा लिखिएगा तभी, इनमें से मेन पॉइंट को लिखिएगा तो भी 4 अंक दे दिया जाएगा, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है उसको भी पूरा याद नहीं होता है। और एक बात और कि आप लोग अक्षर बैठा कर लिखिएगा तभी आप लोग को 4 अंक के 4 अंक दिया जाएगा। तो इस क्लास में हम सोशल साइंस के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 4 नंबर वाला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गेस किए थे, जो अभी हम बता दिए हैं। तो इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा लिखिएगा तभी आप लोग को अंक दिया जाएगा। 50 से 60 शब्द में लिखिए, मेन पॉइंट इसका लिखिएगा, क्योंकि इतना लंबा इसका उत्तर है ये तो याद होगा नहीं। बट आप लोग 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा। तो इस क्लास में हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा दिया है सोशल साइंस का। अब रह गया लघु उत्तरीय प्रश्न, वो अभी हम कल करा देंगे। और जस्ट अभी तो मैथ का भी क्लास लेने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।